हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज पैट के जीएस से रिलेटेड हमारा 8वां सेट होने वाला है और संभवतः इसके बाद 1-2 सेट और कराऊँगा या अगर आपकी डिमांड होगी, यदि आपको ज़रूरत होगी तो और आपका सेट करवाया जाएगा। सबसे पहले तो एक बात मेरे को बताना, आप बहुत दिन से कंप्लेंट कर रहे थे कि आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, तो आज आवाज़ आपको ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, ये ज़रूर आपको मेरे को बताना है प्लीज़। क्योंकि उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। और अब बिना देरी किए हम लोग आज का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। जहाँ-जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी, नीड होगी, वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर दिया जाएगा और एंड में ये ज़रूर बताया करो कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है? तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो खंडवार सब हम कर रहे हैं, बटा हुआ है पूरे खंड में, इतिहास वगैरह सब। तो पहला हमारा खंड है, वो इतिहास का है। क्या प्रश्न है पहला? कि भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त हुए हैं। बागौर एक स्थान है, आपको ये ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि भाई पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मतलब कहाँ से मिले हैं, तो आपको बागौर बता देना है। फिर आगे मतलब अब प्रश्न आया, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं? किस प्रागैतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, प्रागैतिहासिक का मतलब है कि मतलब बहुत पुराना समय। प्राक, प्राक मतलब पहला, मतलब इतिहास के शुरुआती दौर को प्रागैतिहासिक काल मोटे-मोटे शब्दों में आप कह सकते हैं। तो अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों की बात करें तो आपकी जगह आएगी मेहरगढ़। क्या आएगी? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ आजकल कहाँ पे है? मेहरगढ़ आपके वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है? पाकिस्तान में आपका स्थित है मेहरगढ़ और मेहरगढ़ से ही आपको क्या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। किसके? कपास की खेती के साक्ष्य भी आपको वहां से मिले हैं, है ना? ये दो चीज हैं, ये आपको याद रखनी है। मेहरगढ़ आजकल कहाँ पे है? आपके पाकिस्तान में है। ठीक है? अब अगले प्रश्न की ओर हम आपके बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था? आप सबको पता होना चाहिए। पहले देखो मतलब यहाँ पे एक ही फैक्ट में दो तीन चीजें तैयार हो रही हैं कि एक यात्री था इब्न बतूता, कहाँ से आया था? आपके मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपके आया था। और किस सन में आया था? आपके 1333 ईस्वी में ये आपका मतलब यात्री आया था। उसके बाद इसके मतलब इससे प्रभावित होकर के या इसकी मतलब जो भी कुछ है पूरा, इससे प्रभावित होकर इसको काजी नियुक्त किया गया था। तो काजी कहाँ का नियुक्त किया गया था? तो उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, 1793 ईस्वी, बहुत इंपोर्टेंट सन है। भू राजस्व का इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त। देखो आपको एक चीज समझनी चाहिए। भू राजस्व यानी कि जो जमीन पर लगने वाला कर है, टैक्स है, पैसा है, उसकी वसूली के लिए अलग अलग पद्धतियां हमारे यहाँ पे आई। ठीक है? जिनमें से आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है, इसका नाम था आपका स्थायी बंदोबस्त। क्या था? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। ठीक है? इसी बंदोबस्त को क्या कहा जाता था? इसी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस्तमरारी आपका बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है? और इसी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। क्या कहते थे? जमींदारी व्यवस्था। यानी कि इस व्यवस्था में क्या होता था? पूरा का पूरा जो गांव होता था, उस सब की भूमि का जो मालिक होता था या पूरा का पूरा अधिकार जो होता था पूरे के पूरे गांव की भूमि का, वो किसके पास होता था? जमींदार के पास होता था। और जमींदारी क्या काम करता था? लोगों को पट्टे पर जमीन देता था, लोग कृषि करते थे, जो उगाते थे, लगान देते थे, वो जमींदार के पास पहुंचाते थे और जमींदार कहां पे पहुंचाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचाता था। अब ये जो पूरी व्यवस्था थी, ये ही भारत में अब तक भी, आजादी के बाद में इसको खत्म किया गया। ठीक है? आजादी के बाद में इसको खत्म किया गया। जमींदारी उन्मूलन प्रथा ये थी, इसका पूरा एक्ट लाया गया, उसके बाद इसको समाप्त किया गया। परंतु जब इसकी शुरुआत करने की बात जाती है तो ये 1790 ईस्वी में 10 साल के लिए ट्रायल बेस पर लाया गया था। कितना? 10 साल के लिए ट्रायल बेस पर लाया था। परंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1993 में इसको मतलब लागू कर दिया, लंबे समय के लिए इसको लागू कर दिया। और लागू करने के बाद ये जिस समय लागू हुआ उस समय के ब्रिटिश भारत पर, यानी कि जो पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया था, जहां जहां पर
आपका मतलब ब्रिटेन का शासन या कंपनी का शासन लागू होता था, उसके 19% क्षेत्र पर ये आपका पूरा की पूरी व्यवस्था लागू होती थी। तो अब ये बात है हमारे पास 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तेमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसको लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ये क्वेश्चन रिपीट हमारा हो रहा है। 1940 में, है ना, 1940 में लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था आपके, अलग पाकिस्तान की स्थापना करने की मांग मुस्लिम लीग ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में कुतुब मीनार, देखो कुतुब मीनार ईंटों के माध्यम से बनी हुई विश्व की एकमात्र ऐसी मीनार है ना, मतलब जो सबसे ऊंची है विश्व में, और किस बेस पर? ईंटों के बेस पर, कि ईंटों के बेस पे बनी हुई है, सबसे ऊंची मीनार है। इस ईंट की बनी मीनार, ये मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो आपका कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, है ना, बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी की याद में। परंतु इसको ये अपूर्ण ही छोड़ गए ना, मतलब अपूर्ण रह गए, ये पूरी नहीं करा पाए। उसके बाद इसको पूर्ण कराने का श्रेय किसको जाता है? इसको पूर्ण कराने का श्रेय जाता है आपके इल्तुतमिश को। उसके बाद समय बीतता रहा तो जो इसकी मतलब टॉप फ्लोर्स थे, जो सबसे ऊंची मंजिलें थी, वो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से, है ना, आपके वज्रपात होने की वजह से, बिजली गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, और इसमें 5वीं मंजिल को भी जोड़ा। क्या किया? 5वीं मंजिल को भी इसमें ऐड किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन तीनों पर, ये जो हैं तीनों आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी मतलब उसका योगदान इसमें नहीं रहा। ये रहे हिस्ट्री के 5 प्रश्न। अब है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो मास्टर दा की जब बात आती है तो उसमें आते हैं आपके सूर्यसेन, जिन्होंने सन 1930 में, कब दोस्तों? सन 1930 में, सन 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना को अंजाम दिया था। चटगांव में शस्त्रागार था, मतलब हथियार खाना था, शस्त्रागार था, इसकी लूट को अंजाम दिया गया था। तो आपको क्या याद रखना है, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यसेन कौन है? तो सूर्यसेन वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने चटगांव में 1930 में शस्त्रागार लूट को अंजाम दिया, और इन्हीं को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो आपको पता है गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए 1915 में। उसके बाद 1917 में इन्होंने पहला आंदोलन किया, कहां पर? पहला सत्याग्रह किया चंपारण में। चंपारण में, चंपारण में इनको बुलाने वाले व्यक्ति कौन थे? राम कुमार शुक्ल थे। कौन थे दोस्तों? राम कुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल ने 3 कठिया प्रथा के विरोध में, 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा क्या थी? कि जो भी किसान थे उनको आवश्यक रूप से अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे क्या होता था, वो मतलब टैक्स वगैरह बहुत लेते थे और मतलब परेशान बहुत करते थे। आपका जहां पे नील बोया जाता था वहां पे जमीन खत्म, मतलब वो उपजाऊपन जमीन का खत्म हो जाता था। तो ये जो प्रथा थी पूरी की पूरी, ये 3 कठिया प्रथा थी। तो इसी का विरोध करते हुए सबसे पहले क्या किया था गांधी जी ने? सन 1917 में बिहार चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध किससे है? आपने ये बात बहुत अच्छे से सुनी होगी कि आपका बोस्टन टी पार्टी, क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अब से पहले मतलब ज्यादातर क्या था, जो ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने क्या किया था कि पूरे विश्व में अपने उपनिवेश बना रखे थे, अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। जैसे भारत भी उपनिवेश था, बहुत सारे देश इसके उपनिवेश थे। उन्हीं उपनिवेशों में अमेरिका भी था, और अमेरिका में भी ये इसी तरह अत्याचार करते थे, बहुत ज्यादा कर लगाते थे, है ना, बहुत प्रॉब्लम करते थे। तो उसी चीज से परेशान होकर के अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्ध में, यानी स्वतंत्रता का युद्ध जो था, जैसे मतलब
भारत में चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसमें एक घटना घटी, उसमें यह घटना घटी कि समुद्र में, समुद्री जहाज पर जब चाय को चढ़ाया जा रहा था तो करों से, बहुत ज्यादा मतलब ऊंचे करों से परेशान होकर के क्या किया, जो वहां पे मजदूर काम कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने ये सारी की सारी चाय को कहां फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया विरोध स्वरूप में। और यही क्या कहलाई, बोस्टन टी पार्टी घटना आपकी कहलाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये घटना आपकी है 1773 की। कब की? 1773, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 1773 में ये घटना आपकी घटी थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? देखो, यदि आपकी बात आएगी प्रार्थना समाज, है ना, प्रार्थना समाज की बात आएगी। प्रार्थना समाज क्या करता था कि लोगों का एक समूह था पूरा, और लोगों का एक समूह जो था, इसमें क्या हो रहा था, लोग मिलते थे, बैठ के प्रार्थना करते थे, और विशेषकर सामाजिक जो कुरीतियां थी, जैसे महिलाओं के प्रति जो बहुत अपराध होते थे, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक समाज बनाया गया था, जिस समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग, और दूसरे थे आपके एमजी रानाडे, है ना, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे का पूरा नाम है महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे। महागोविंद रानाडे, इन लोगों ने मिलकर के क्या किया, आपका प्रार्थना समाज का गठन किया, उसको एस्टेब्लिश किया, स्थापना किया। परंतु जब बात आती है मुख्य संचालक की, तो मुख्य संचालक में आपके कौन आएंगे? एमजी रानाडे आपके आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? एमजी रानाडे आपके आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, साबरमती आश्रम और सेवक ग्राम, इन दोनों की स्थापना गांधी जी ने की। ठीक है, इन दोनों की स्थापना गांधी जी ने की। और जो फिनिक्स आश्रम है, इसकी भी स्थापना गांधी जी ने की। ये कहां पे की? आपके अफ्रीका में की। अफ्रीका में कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। और इनकी स्थापना की गई भारत में। जबकि जो विश्व भारती है, इसके संस्थापक हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसकी स्थापना सन 1901 में की गई। आगे चल करके रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी का नाम बदलकर 1921 में शांति निकेतन कर दिया। क्या कर दिया मित्रों? शांति निकेतन कर दिया। तो विश्व भारती जो है वो गांधी जी की स्थापित नहीं है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित है। अब चलते हैं भूगोल की तरफ। भूगोल के हमारे प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज आपको पता लगने वाली है। देखो, जब भी किसी तारे के रंग की बात की जाती है, तो तारे का रंग किस चीज पर निर्भर करता है? तो ये आपने प्रश्न बहुत सुना होगा। ठीक है, जिस तारे का रंग जितना ज्यादा चमकीला, तो उससे क्या पता लगता है कि उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा। ठीक है, यानी कि जिस तारे का रंग जैसा है, उससे क्या निर्धारित होता है? उसका टेम्परेचर निर्धारित होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? अब देखो, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ये आप देखो, सबसे पहले आप ये मैप देखो। ठीक है, ये मैप आप देखो, ये मतलब ग्लोब आप देखो, बाद में सारी कहानी आपको बताऊंगा। देखो, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास यहाँ पर है, ये पूरा हमारा ग्लोब है, ये पृथ्वी है। और इन पृथ्वी पर हमने काल्पनिक रेखाएं मान रखी हैं। क्या? काल्पनिक रेखाएं मान रखी हैं। और जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, सब सीधे सीधे शब्दों में इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले जो मध्य में है वो 0 डिग्री है। इसको इक्वेटर भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब इससे लेकर यहां से 0 से लेकर यहां 90 तक, और इधर 0 से लेकर 90 तक, यहां तक काउंटिंग पूरी होती है। और ये जो रेखाएं हैं, ये पूरी कैसी हैं? आपकी गोलाकार है, मतलब पूरा एक वृत्त तैयार करती हैं, एक पूरा सर्किल तैयार करती हैं। अब जैसे मानो ये है, तो यहां से शुरू हुई तो ये कंप्लीट आपका इस तरह से चीजें यहां पर होती हैं। अब यहां पर क्या किया हुआ है? ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इससे ऊपर जब बढ़ते हैं, इससे ऊपर नीचे जब आते हैं यहां पर, तो 0 डिग्री इक्वेटर पे क्या रहता है? सबसे ज्यादा तापमान रहता है। परंतु आप देखो, यहाँ पे सूर्य है, सनलाइट है, तो जहां जितनी ज्यादा सनलाइट पहुंचेगी वहां उतनी ज्यादा गर्मी होगी, वहां का जलवायु उससे प्रभावित होगा। जहां सूर्य की जितनी कम रोशनी पहुंचेगी, तो मतलब आप समझ सकते हैं सूर्य की रोशनी पे ही सब चीजें आपकी डिपेंड कर रही हैं। ये चीज आपको समझनी चाहिए। अब 0 डिग्री इक्वेटर से जब हम 23.5 डिग्री ऊपर, यानी उत्तर की तरफ, ये ऊपर नॉर्थ होता है पेपर पे,
ये साउथ होता है। जब हम 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे जाते हैं तो ये जितना सारा क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। रेड कलर से दिखा रखा है ना पूरा, मतलब कि लाल है यानी कि गर्म है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा होती है इसको कर्क कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो साउथ होती है इसको मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, बात समझ में आपको आई? तो ये आपका उष्ण कटिबंध हुआ, यानी यहाँ पे गर्मी है। उससे ऊपर जब जाएंगे 23.5 से 66.5 साउथ आपके नॉर्थ में भी, और 23.5 से 66.5 इधर साउथ में भी जाएंगे, तो ये वाला जो ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है ये शीतोष्ण है, यानी शीत जमा उष्ण है, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा ठंड है और ना बहुत ज्यादा गर्मी है, शीतोष्ण है, मिला जुला है। तो ये पूरा शीतोष्ण हुआ। और 66.5 से लेकर ऊपर 90 उत्तर में भी, और 66.5 से लेकर नीचे 90 ये बिल्कुल शीत कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध मतलब क्षेत्र हो गया आपका पूरा। तो इन क्षेत्र, ये आपको पता लग गया होगा कि उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है, शीत कटिबंध क्या है। ये बात आपको समझ में आई होगी? ओके, एक सेकंड आप रुकेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहां से हमारा उत्तर हमको मिलना शुरू होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास का मैदान है, यानी कि ये अब बात कर रहा है कि भाई अब मुझे ये बताओ शीतोष्ण, तो आपको पता लग गया कहां पे है क्षेत्र। अब वहां पर कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक मैप और दिखाता हूं, ठीक है, एक मैप आप और देखो, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, उम्मीद है आपको सही से ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, देखो ये पूरा का पूरा विश्व का एक मानचित्र है, उसको पैसे परचे मतलब पूरे पेपर पे लेके आया गया है। यहाँ पर देखो ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कह रहे हैं, और ये मकर रेखा है, इसको हम 23.5 डिग्री आपका क्या कह रहे हैं, 23.5 डिग्री आपका साउथ कह रहे हैं। तो हमको इतना पता है कि इन कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वो क्या है, आपका उष्ण कटिबंध है। क्या है? उष्ण कटिबंध है। इससे ऊपर 66.5 तक और इससे नीचे 66.5 तक आपका शीतोष्ण कटिबंध है। तो आप अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर किस किस का नाम दिया गया है, यहाँ पर किस किस का नाम दिया गया है जो शीतोष्ण कटिबंध में आपके आएंगे। एक सेकंड, अब आपको देखना है, समझना है, आप यही समझ के जाओ सारी चीजें। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका वेल्ड लिखा हुआ है, आपके डाउन्स लिखे हुए हैं, आपके पंपाज लिखे हुए हैं, यानी कि या तो ये ऊपर होने चाहिए, है ना, दोनों तरफ ही है। शीतोष्ण घास के मैदान तो या तो ऊपर होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। ये देखो यहाँ पर मिल रहा है, ये पंपास लिखा हुआ है, यहाँ पर वेल्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पर डाउन्स लिखा हुआ है। मकर रेखा से नीचे की तरफ है ना, बात समझ में आ रही है? और मकर रेखा से नीचे की तरफ है, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में है। तो शीतोष्ण क्षेत्र में वेल्ड भी है। वेल्ड आपके कहाँ पे मिल रहे हैं? वेल्ड आपके अफ्रीका में मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? आपके अफ्रीका में मिल रहे हैं। डाउन्स आपके कहाँ मिल रहे हैं? डाउन्स आपके देखो ये यहाँ पर आपका आपका ऑस्ट्रेलिया है, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं। और पंपास जो है ये आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ये वाला क्षेत्र आपका पड़ता है, कौन सा? अर्जेंटीना। पंपास आपके मिलते हैं अर्जेंटीना में। यानी कि ये तीनों के तीनों आपके क्या कहला रहे हैं? ये तीनों के तीनों ही आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। अगर पूछा जाए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, तो सेलवास हुआ, लाओस हुआ, आपके कैंपास हुए, सवाना हुए, पटाना हुए, ये हुआ। अच्छा, अगर आप बात करें भारत में भी शीतोष्ण घास के मैदान है क्या, तो ये देखो यहाँ पर ये है बुग्याल, मर्ग जो है आपके, है ना, जो वैली में है आपके, तो ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। स्टेपीज आपके घास के मैदान है, हंगरी है, टुंड्रा है, ये प्रेरीज है, तो ये सब आपके घास के मैदान है। प्रेरीज आप देख लीजिए, अभी प्रेरीज जो है वो भी शीतोष्ण घास के मैदान है, क्योंकि आप समझ सकते हैं सारा कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर उत्तर दीजिए, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहते हैं। अभी देखो उत्तरी अमेरिका कहाँ है, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, और इसमें घास के मैदान है 23.5 डिग्री से ऊपर शीतोष्ण में है। तो क्या है आपके जो आपके प्रेरीज हैं वो आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ पर एक चीज उत्तरी अमेरिका के पूछा गया है, बात समझ में आपको आ गई होगी, अच्छे से आपको पता लग गया होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, इतना पता है। उसमें क्या है, निकोबार द्वीप समूह की संख्या क्या है। अब मैं एक मैप आपको और दिखाता हूं दोस्तों, एक मैप और देखो आप, ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। ये ऊपर तो आपका है अंडमान, ठीक है, ऊपर है आपका अंडमान और नीचे है आपका निकोबार। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है कि निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। अगर आप मोटा मोटा भी यहाँ पर गिनोगे तो यहाँ पर आपको संख्या 13 दिखाई देगी। कितनी दिखेगी? 13। पर बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो यहाँ से नहीं दिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितने आइलैंड्स हैं, कितने द्वीप समूह हैं, तो आपके 19 द्वीप समूह हैं निकोबार में।
सबसे उत्तर में क्या है आपका कार निकोबार है और सबसे नीचे आपका ग्रेट निकोबार है। इसी ग्रेट निकोबार में आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु है या इंदिरा पॉइंट आपका इसमें है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज्यादा नारियल की उत्पत्ति होती है आपकी तमिलनाडु में। अगर भारत में सेकंड प्रोडक्ट मतलब सेकंड जो उत्पादक राज्य है उसकी बात करें तो आपका केरला आ जाता है। क्या आ जाता है? केरला आपका आ जाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और अगर विश्व की बात करें कि विश्व में पहले नंबर पर नारियल के उत्पादन में कौन सा है, तो आप ही के बराबर में थोड़ा सा दूर देश है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पहले नंबर पर आता है वर्ल्ड में, फर्स्ट पे आता है इंडोनेशिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान से प्रश्नों को देखना है, उत्तर देना है। आज लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बीच बीच में रोकना पड़ता है और बनाना पड़ता है, इसीलिए मैं लाइव नहीं कर पाता हूँ, थोड़ी समस्या यही है। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुद्रास्फीति है ना जो है इसको एक शब्द में आपको बयान करना है, तो मुद्रास्फीति का सीधा सीधा मतलब है महंगाई। क्या? आपका महंगाई। परंतु टेक्निकल टर्म में यदि बात की जाए, टेक्निकल टर्म में बात की जाए तो जब वस्तु जो है उनकी जो उत्पादन क्षमता है या उत्पादन है वो प्रभावित हो और मात्रा क्या हो, उत्पादन कम होने की वजह से अब मात्रा भी गिरे, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, कीमतों में उछाल आता है उन वस्तुओं की। तो ऐसी स्थिति को तकनीकी रूप से मुद्रास्फीति कहा जाता है। साधारण शब्दों में एकदम बात है कि वस्तुओं की उत्पादन क्षमता पर फर्क पड़े, उससे मात्रा जो उत्पादन क्षमता से प्रभावित हुई है, मात्रा जो है उसमें गड़बड़ हो रही है, उसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई चीज रोजमर्रा की है और मांग निर्धारित करती है किस चीज का मूल्य क्या होगा, उत्पादन क्षमता पर भी फर्क पड़ता है, उत्पादन कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उससे फर्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उत्पादन कम होगा, मात्रा कम होगी और मांग ज्यादा होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतें बढ़ने को क्या कहते हैं? महंगाई तो कहते हैं। कीमतें बढ़ जाती, महंगा हो रहा है भाई सामान, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। ऐसी स्थिति में कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? निवेशक, उपभोक्ता, व्यापारी, ये सभी का तो कोई मतलब नहीं है। देखो, ऐसी स्थिति में आपका व्यापारी वर्ग फायदे में रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यापारी वर्ग क्या कर लेते हैं, पहले से माल जुड़ा रहता है, कुछ होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब लागत उतनी आ रही थी, पहले बना के रखा है, कुछ भी है, परंतु अब वो बिक ज्यादा में रहा है, पहले 20 में बिक रहा था, अब 30 में बिक रहा है, तो उसको 10 का फायदा डायरेक्टली वहां पर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी वर्ग को तो लाभ होता है, परंतु उपभोक्ता वर्ग जो है उसको नुकसान होता है। पहले बेचारा 20 में खरीद रहा था, अब वो 30 में खरीद रहा है, तो ये नुकसान उस व्यक्ति का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? यानी कि जो मुद्रा है, असली मुद्रा है, जो उसका मूलधन है, वो किस कारण बढ़ जाता है? तो जब किसी भी जब वस्तुओं की कीमतों में कमी होने लगती है तो असली मुद्रा का मूलधन बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? देखो, ऐसे तो बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार हैं, परंतु एक प्रकार आपका आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, यानी ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई ही नहीं देती है। आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जो दिखाई नहीं देती है? बिल्कुल, यदि आपने मुझसे ग्रामीण समाज की क्लासेस ली हैं, पढ़ा है, तो आपने प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी तो है ही है, उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी है आपकी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या रहता है कि जिस स्थान पर कम व्यक्तियों की जरूरत है, कम मजदूरों की जरूरत है, वहां पर उससे ज्यादा लगे हुए हैं, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मानो क्या है कि कोई गन्ने का खेत है और इस गन्ने के खेत में जितना गन्ना होना है, माना कि भाई 10 टन गन्ना है इसमें, ठीक है, और इस गन्ने की अब छिलाई होनी है, तो अगर यहाँ पर 10 मजदूरों से काम चल सकता है, ठीक है, 10 मजदूर छीलेंगे तो भी 10 टन ही उत्पादन होगा। हो सकता है दिन आगे पीछे हो जाए, बात तो उत्पादन की है ना, निकलेगा 10 टन ही। परंतु इस वाले में इस वाले खेत में 10 आदमी से काम चल सकता है, परंतु 20 आदमी लगे हुए हैं, यानी कि जितने की जरूरत है उससे ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। इसी को अन्य अर्थ में क्या ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं
परंतु उत्पादकता कम ही है। भाई देखो, अगर 10 आदमी लगे हुए हैं तो 10 टन होना चाहिए, और 20 आदमी लगे हुए हैं तो 20 टन होना चाहिए, कुछ बढ़ना चाहिए। परंतु चाहे इसमें 10 लगे, 20 लगे, चाहे 100 लगे, उत्पादन तो 10 टन ही रहेगा। यानी कि बहुत ज्यादा आदमी लगे हुए हैं, उतनों की जरूरत भी नहीं है। उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। या इसके अलग सेंस में आप ले लीजिए कि बहुत सारे आदमी लगे हुए हैं पर उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले कर को किस रूप में जाना जाता है? आपको पता होगा, वस्तु एवं सेवा कर किसका नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का नाम है, जो किस प्रकार का टैक्स है? आपका अप्रत्यक्ष कर है। पहले क्या था, भारत में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, और लगभग 17 टैक्सेस को मिला करके एक जीएसटी बनाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था वन नेशन वन टैक्स थ्योरी पर भी काम कर रही है कि एक देश में एक ही टैक्स लगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर। अब आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। कि भाई अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? देखो, करों के दो प्रकार होते हैं, टैक्सेस के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि पहला प्रकार है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिसका भार है, जो मतलब आपको ही चार्ज किया जाता है, डायरेक्टली आप पे उसका असर पड़ता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसमें इनकम टैक्स वो आपका बहुत प्रमुख टैक्स है, क्योंकि आपने जो पैसा कमाया उस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके पास ये है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि टैक्स लगा किसी पर है ना, परंतु वो पे ना करके आप पर उसको उड़ेल देता है, आपके ऊपर डाल देता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। जैसे आपने कोई भी बिस्किट खरीदा, नमकीन खरीदा, तो उसमें टैक्सेस ऐड रहते हैं। वो टैक्स एक्चुअली में तो मेकर के ऊपर लग रहा है, जो बना रहा है, वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, परंतु वो अपने आप में देकर आपसे उस चीज का पेमेंट करवा रहा है। इसी तरह जो सर्विस चार्ज वगैरह ये सब चीजें होती हैं, तो वो देना तो कैफे को है, देना तो रेस्टोरेंट को है, परंतु वो आप पर उड़ेल देता है। तो ऐसे टैक्सेस हैं जिनका आपको पता भी नहीं लगता है। ठीक है, और सामने वाला आपके ऊपर डाल देता है, चुकाना उसको होता है, डाल आपके ऊपर देता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इस साधारण भाषा में इनकी परिभाषा है। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही हो तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? यदि कोई अर्थव्यवस्था है वो उत्पादन संसाधन यानी कि प्रोडक्शन जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी से जूझ रही है, तो कुल खर्च में वृद्धि का क्या कारण होगा? तो कुल खर्च में वृद्धि का क्या कारण होगा? भाई कीमतें बढ़ जाएंगी तो ये कारण होगा, और जो सांकेतिक आय है इसमें जब वृद्धि हो जाएगी तो खर्च में वृद्धि का कारण ये दोनों चीजें बन जाएंगी। अब अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। संविधान के बारे में पहला प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति, आपने नाम सुना होगा, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, 4 कथन दिए हुए, चारों से पूछ रहा है। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बिल्कुल सही बात है, 30 मेंबर होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, यह लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है, बिल्कुल सही है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। चारों के चारों आपके इसमें सही हो जाएंगे, ये सभी। यहाँ पे मिसप्रिंट कुछ जैसा हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? धन विधेयक का आर्टिकल है आपका 110 और वित्त विधेयक का आपका आर्टिकल है 117। ठीक है, 117 दोनों में रुपए पैसे की बात की जाती है। तो जब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है जिसमें रुपए पैसे की बात होती है, तो इस बात का निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है कि ये जो बिल है, जो ये विधेयक है, ये धन विधेयक है कि नहीं? तो ज्यादातर जो धन विधेयक के संबंध में शक्तियां जिस सदन के पास है वो लोकसभा है, और लोकसभा अध्यक्ष को ही केवल अधिकार होता है कि वही डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों की सिफारिश के आधार पर विभाजन किया जाता है ना, डैश डैश डैश, है ना। संसाधनों का जो बंटवारा होता है राज्यों के बीच में और संघ के बीच में, वो किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? रुपए पैसे की बात है तो वित्त मतलब धन आपका जो है वो वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, आर्टिकल 280 आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत डाल दिया है मुझे लगता है, पर कोई नहीं, कर देते हैं। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजघाट जो बांध परियोजना है वो आपकी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। कौन से जिले में है? जिला है यहाँ पर आपका ललितपुर। और यदि आपका बांध परियोजना है तो किसी न किसी नदी पर होगी, तो नदी का नाम है आपका बेतवा। क्या है? बेतवा।
बेतवा नदी पर ललितपुर में यूपी और एमपी की जॉइंट एक पूरी स्कीम है, पूरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है राजघाट बांध परियोजना। ये आपको ध्यान रखना है, यूपी और एमपी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जब भी बात आती है तो आपको भाग याद रखना है, भाग 4A और आर्टिकल 51A। ठीक है, शुरू से संविधान में नहीं थे, 1976 में इनको जोड़ा गया था। ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था? पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से इसको लिया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको लिया गया था। जब ये मतलब जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, तब इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 11वां जो है वो आपकी बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चे जिनके घरों में हैं, उन माँ बाप का, उन अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा, मौलिक कर्तव्य होगा कि इन बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्रदान कराना सुनिश्चित करें। और ये आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल और स्वीकर्ता यानी कि एक्सेप्ट करता है ना, है ना? यूनिवर्सल आपका एक्सेप्टर है, सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, स्वीकार करता है। तो देखो ऐसे मामले में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई कौन आपका सार्वभौमिक प्रदाता है, कोई स्वीकर्ता है। तो सार्वभौमिक स्वीकर्ता यानी कि वो ब्लड ग्रुप जो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। आप सबको पता है कि जब भी किसी का ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसमें ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, भाई किसी का ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ये मतलब क्या है तो वो ले सकता है। ठीक है, ए वाला है तो ए वाले का ही चढ़ेगा, बी है तो बी का ही चढ़ेगा, ठीक है, ओ है तो ओ का ही चढ़ेगा, है ना? परंतु ए बी के साथ में दिक्कत नहीं है। ए बी जो आपका ए बी पॉजिटिव है, क्या है? ए बी पॉजिटिव है। मुख्य तो 4 होते हैं, ठीक है, मुख्य तो 4 होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। बाकी इसमें शाखाएं भी हैं, ए पॉजिटिव होता है और ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव, इसी तरह सब चीजें रहती हैं। सबसे रेयर ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ नेगेटिव होता है। क्या होता है? ओ नेगेटिव आपका ब्लड ग्रुप होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर सार्वभौमिक स्वीकर्ता की मतलब जो किसी से भी ब्लड ले सकता है वो ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव व्यक्ति को किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है, ए वाले का भी, बी वाले का भी, ए बी वाले का भी, ओ वाले का। ये सार्वभौमिक आपका स्वीकर्ता है। और सार्वभौमिक देने वाले की बात आए तो साधारण शब्दों में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा ओ। ठीक है, देने वाले की बात आए ए बी, पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव में जाए तो ए बी पॉजिटिव स्वीकर्ता है और ओ नेगेटिव प्रदाता है। क्या है? सार्वभौमिक आपका प्रदाता है, ओ नेगेटिव सार्वभौमिक प्रदाता है। ठीक है, हमारा तो भाई ओ पॉजिटिव है। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं, बात बताऊं, आपको सुन के हंसी आ सकती है कि अभी तक मेरा मतलब मेरी एज हो गई। ठीक है, अब एज कितनी हो गई आपको पता ही होगा, मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा 55-56 का तो मैं लग ही रहूंगा। तो अब तक एज हो गई, तो अब से पहले ऐसी कोई मतलब चांसेस नहीं पड़े कि कभी मुझे अपना ब्लड ग्रुप पता लगा हो, ना ही कभी मैंने टेस्ट करवाया। आपको सच बताऊं तो ये एक शिक्षक होने के नाते थोड़ी सी अजीब सी बात है, पर मैंने अभी कुछ दिन पहले पता लगाया तो मेरे को पता लगा कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है। किसी को जरूरत हो तो बता देना भाई। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, साबुन का जो बुलबुला, ठीक है, साबुन का जो बुलबुला बनता है वो किसके कारण गोलाकार हो जाता है? या जो पानी की बूंद होती है, वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों बनती है? भाई अगर ऊपर से गिरी तो फैल जानी चाहिए, ऐसे बूंद जैसी स्ट्रक्चर में क्यों आ गई है? तो पानी के अंदर, जल के अंदर एक गुण होता है जिसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। उस सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होता है? बुलबुला बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, विज्ञापन, नामपट्ट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है। मतलब जो आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं उसका जो पूरा बोर्ड बनता है या कहीं पर सजावट करनी होती है, रोशनी होती है, तो उसमें आमतौर पर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियोन होता है। एक अक्रिय गैस है, यानी कि किसी के साथ में भी ये रिएक्शन करके कुछ और नहीं बना सकती, क्योंकि इसका आउटर चैम्बर जो है वो फुलफिल है। ठीक है, क्योंकि कोई भी तत्व जब तक क्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, जब मतलब कब नहीं करता कि
जब उसके आउटर जो है वो फिल है, एकदम आउटर जो उसका ऑर्बिट है वो फिल है। अगर आउटर ऑर्बिट फिल नहीं है तो वो क्रिया करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ये बात आपने पढ़ी होगी। पर नियोन क्या है, उसके आउटर ऑर्बिट फुल है तो उसको जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। तो नियोन गैस जो होती है वो आपकी डाली जाती है सजावटी रोशनी में, विज्ञापन से संबंधित मामलों में। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, आपको लगेगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि भाई पास का दिखाई नहीं देता होगा, नहीं, मगर उल्टा है। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसको आपका जो पास वाली चीजें होती हैं, है ना, जो पास वाली चीजें होती हैं तो क्लियरली दिखाई देती हैं, पर जो दूर रखी चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, फिर आदमी को ठीक से दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा निर्वात। निर्वात होता है ना, वैक्यूम होता है। निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता, यानी कि निर्वात जो होता है, निर्वात का मतलब, निर्वात मतलब हवा नहीं है बिल्कुल भी, है ना, निर्वात वो होता है हवा नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसी स्थिति में आप कौन कौन सी तरंगों को आगे भेज सकते हैं और कौन कौन सी तरंगों को नहीं भेज सकते, तो आपको इसमें क्लियरली देखने को पता लग जाएगा। अंतरिक्ष में क्या है, निर्वात है, परंतु प्रकाश तरंगे आती हैं वहां से, ठीक है, ऊष्मा भी आती है क्योंकि सूर्य से ऊष्मा आती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी आती है ना, रेडिएशन भी आता है आपका, परंतु ध्वनि आपको नहीं सुनाई देती है। ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आपके माध्यम का होना बहुत जरूरी है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि तरंगे प्रसारित नहीं हो सकती हैं। बाकी प्रसार, ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे नहीं कर सकती हैं। अब हमारा आ गया सामयिकी यानी कि करंट अफेयर आपका आ गया। आपको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से इन चीजों को करना है। अगला प्रश्न है अश्वनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके आलोक कुमार चौधरी। जल्दी जल्दी से करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 8 जून को। कब? 8 जून को विश्व महासागर दिवस आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो यह है 167वां स्थान। देखो क्या स्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार का भी सूचकांक आएगा तो बहुत बुरा हाल आएगा। आपने देख ही लिया आज लेखपाल में क्या हुआ। लेखपाल में पद कितने हैं, लेखपाल में 8085 पद है और उसमें संदिग्ध कितने बताए जा रहे हैं, 15,000 संदिग्ध। मतलब आप हद देखो, आप देखो, इसको घोटाला नहीं कहते, इसको महाघोटाला कहते हैं, बुरा हाल कहते हैं इसको, ठीक है। और सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। जो बच्चा बोल रहा है वो भी पागल है, जो मास्टर बोल रहा है वो पागल है, इवन बच्चे ही मास्टरों को पागल बता देते हैं। आज मैंने सुबह वीडियोस पे बनाया था तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि तुम तो खुश हो जाओगे, तुम्हारे डाकुओं धंधे चल जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। राम जी की पाठशाला निःशुल्क यूट्यूब पे पढ़ाता है। यूट्यूब के कितने खर्चे होते हैं स्टूडियो को, किसी को अंदाजा तक नहीं है, और लोगों को लगता है कि मास्टर जी करोड़ों कमा रहे हैं। परंतु जब आदमी अच्छा नहीं कर पाता तब वह बुराई करता है, ठीक है। जब आदमी अच्छा नहीं कर पाता तब वह व्यक्ति बुराई करता है, और ऐसी बुराई से सच में मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन यूट्यूब के शायद किसी टीचर को फर्क पड़ता होगा इन चीजों से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बच्चे बहुत कुछ झेला देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान आईएडी के नए चेयरमैन आपके कौन बने हैं, तो अरविंद घोषाल आपके नए चेयरमैन बने हैं आईएडी के। अगला प्रश्न है हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो बजराम बेगज जो है वो आपके पोलैंड के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 3 जून को, 5 जून को, 6 जून को, या 7 जून को, तो आपके 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आईफा अवार्ड्स 2022। आईफा अवार्ड्स 2022 किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो विक्की कौशल को, जो मूवी है उधम, है ना, उधम सिंह जो मूवी बनाई है, जनरल डायर ने किया था ना आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, वहीं जाके गोली मार के आया था शेर भाई साहब, उधर ही विक्की कौशल ने इन्हीं महान क्रांतिकारी उधम सिंह का रोल किया है, और इनको आपके आईफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। अगला आपका ये है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो ये हैं आपके नॉर्वे देश के खिलाड़ी कस्पर रूड, है ना, कैस्पर रूड भी कह देते हैं, कस्पर रूड भी कह देते हैं। हिंदी में थोड़ा सा ना मैट मरोड़ के चीजें पेश की जाती हैं। कस्पर रूड, कैस्पर है उसका नाम, कस्पर रूड, ये चीजें चलती हैं अपना अलग ही, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त
किया गया है। नई प्रबंध निदेशक कौन है आपकी, ये है वीके चट्टोपाध्याय। वीके चट्टोपाध्याय को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक बनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पूछने की जरूरत नहीं है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये है आपके सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के, किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी? तो ये वर्ष है आपका 1956। 1956 में 1956 के ओलंपिक में भारत की फुटबॉल टीम आपके सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका रुड़की उत्तराखंड में है, हमारे पास ही पड़ता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी आपकी हॉकी गेम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे भारत है, ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पर है, भूमि साझा करता है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। म्यांमार भी इधर जाके भूमि साझा करता है, पाकिस्तान भी करता है, परंतु यहाँ पे एक देश है, कौन सा आपका, मालदीव, जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है परंतु भूमि सीमा साझा नहीं करता। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र फॉरेस्ट रिसर्च, ये है ना आपका फॉरेस्ट रिसर्च का जो केंद्र है आपका, ये देहरादून में है, FRI, बहुत बढ़िया जगह है, अब देख के आइएगा, हम लोग दूर से देखिए। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है आपकी नेपाल की संसद को। बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। क्या कहा जाता है? जातीय संसद आपका कहा जाता है। मालदीव की जो संसद है उसको मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है आपका। और फ्रांस की संसद को आपको क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन, आपने नाम सुना होगा, विंबलडन है ना, बहुत प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। तो विंबलडन कहाँ खेली जाती है? आपकी घास के मैदान पर खेली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पालघाट दर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है वो आपके पश्चिमी घाट पहाड़ियों पर है ना, ये इंडिया है, तो यहां से यहां तक आपके पश्चिमी घाट हैं। और दर्रा क्या काम करता है? पर्वतों के बीच के रास्तों को दर्रा कहा जाता है, जिससे आप एक दूसरी जगह से जुड़ सकते हैं। तो ये आपका स्थान किस किस को जोड़ता है? ये आपके केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, आपका पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न है आपका, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव आपका मनाया जाता है कहां पर? सिक्किम में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मनीला में स्थित है। मनीला किसकी राजधानी है? मनीला आपकी फिलीपींस की राजधानी है। तो ये आपके फटाफट 50 प्रश्न रहे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आवाज का मेरे को जरूर बताना और कितने सही हुए आपको जरूर बताना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।